हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्रीता मिश्रा। आज से मैं सिंगल फेस ट्रांसफार्मर स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कहीं सेकेंड यूनिट कहीं थर्ड यूनिट है फर्स्ट ईयर को, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है, जो कि सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स मोस्टली इंजीनियरिंग के ये वाला सब्जेक्ट पढ़ते ही हैं फर्स्ट ईयर में। यहाँ पर मध्य प्रदेश में थर्ड यूनिट है, तो मैं ट्रांसफार्मर सीरीज़ कवर कर रही हूँ। 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की सेकेंड ईयर के कुछ टॉपिक्स मैंने कवर किए, तो मैं अब सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर पर आ रही हूँ। सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर को समझने में जो भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के बिल्टअप होंगे, ये कॉन्सेप्ट्स किसी भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं कह रही हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन वाली जो रोटेटरी मशीन होगी, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो या फिर सिंक्रोनस हो या कोई स्पेशल मशीन हो, कंसेप्ट्स तो यही वाले अप्लाई होते हैं। तो अगर ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट तो समझ में आ गया है। एक चीज़ मेन ये है कि पूरा रोटेटरी मशीन्स या जैसे ट्रांसफार्मर है, रोटेटरी मशीन को रोटेटरी मशीन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक रोटेटरी कंपोनेंट होता है, और ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटरी कंपोनेंट नहीं होता। तो ये रोटेटरी मशीन्स मतलब इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन वाले डिवाइसेस के रेंज में नहीं आता है, ये उसके बाहर है। पर सभी जिनकी भी मैं बात कर रही हूँ, ट्रांसफार्मर या रोटेटरी मशीन्स, ये सब के सब मैग्नेटिक फील्ड पर काम करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की मदद से सब टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ होते हैं। तो पर मैग्नेटिक फील्ड तो हमें दिखती नहीं है, फ्लक्स ना तो हम देख सकते हैं ना हम महसूस कर सकते हैं। मीटर के थ्रू मेजर ज़रूर कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी तो हम फील कर सकते हैं, बट हम उसे देख तो नहीं सकते कि वो एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर जो है वो एक स्टैटिक डिवाइस है, क्योंकि इसमें कोई मूवेबल कंपोनेंट नहीं होता है। स्टैटिक डिवाइस है, साथ में एक सर्किट से दूसरे सर्किट पर ये पावर ट्रांसफॉर्म करता है। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट पर पावर ट्रांसमिट करता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैंने वहाँ लिखा है वाया मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पावर जिस फ्रिक्वेंसी की होगी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल पावर उतनी ही फ्रिक्वेंसी की मिलेगी। मतलब वोल्टेज और करंट की जो फ्रिक्वेंसी होगी इस साइड में फर्स्ट सर्किट में, वही सेकंड सर्किट में भी आपको फ्रिक्वेंसी मिलेगी वोल्टेज और करंट की। हो सकता है कि ये वाला यहाँ का वोल्टेज हो सकता है नहीं, वो हमारे एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि हम ट्रांसफार्मर को कहाँ किस पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हैं। वो पर्पजेस भी मैं आगे डिस्कस करूँगी। पर यहाँ पर एक वोल्टेज होगा, यहाँ पर दूसरा वोल्टेज हो सकता है, और सेम भी हो सकता है। कब सेम हो सकता है वो भी बताऊंगी, क्यों सेम होता है वो भी बताऊंगी, और कब डिफरेंट होता है वो भी बताऊंगी। तो वोल्टेजेस डिफरेंट है, करंट्स भी डिफरेंट है, पर फ्रिक्वेंसी सेम होती है। ऐसे ये एक सर्किट से, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट पर पावर ट्रांसमिट करता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरे हाथ का मोमेंट ही बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगी। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी है, और यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, देन मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक। अब ये वर्क करता है, मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर ही, और म्यूचुअल इंडक्शन जहाँ आएगा वहाँ फैराडेज लॉ को समझेंगे कि वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है। बिना फैराडेज लॉ के आप म्यूचुअल इंडक्शन नहीं समझ सकते। बेस ही सारा लेंजेस लॉ, फैराडेज लॉ म्यूचुअल इंडक्शन के इवेंट को समझने में काम आते हैं। ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं कर सकता। फिर से मैं कहूँगी आगे, जब मैं ट्रांसफार्मर एक्शन मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो ट्रांसफार्मर एक्शन जब मैं समझा दूंगी, तब मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊंगी कि ये डीसी पर काम क्यों नहीं कर सकता। डिटेल में बेसिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, जिसमें वोल्टेजेस की क्वांटिटी कितनी है, उसका डेरिवेशन, फिर वोल्टेज पर टर्न, सभी कुछ मैं डिस्कस करूँगी फॉर्मूला वाइज। पावर कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी, सब कुछ।
अभी मैं आपसे ट्रांसफॉर्मर एक्शन की बात करूंगी, ट्रांसफॉर्मर एक्शन पूरा समझाऊंगी, पर साथ में मुझे जो जो टर्म्स की ज़रूरत है और जो जो बेसिक में आपको पता होना चाहिए वो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ भी और यहाँ भी। ये जो मुझे बता रहे हैं वो ये है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ट्रांसफॉर्मर में। तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग्स होती हैं। जिस तरफ सप्लाई देते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है और जिस तरफ हम लोड लगाते हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। मतलब दो वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब वाइंडिंग है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, उस वाइंडिंग में घुमाव भी होंगे। तो इसके नंबर ऑफ, जिस तरफ सप्लाई है उस वाइंडिंग को हम प्राइमरी कह रहे हैं और दूसरी वाइंडिंग को हम सेकेंडरी वाइंडिंग कह रहे हैं। तो P से मैं प्राइमरी बोल रही हूँ, S से मैं सेकेंडरी बोल रही हूँ। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स को मैं N1 से भी शो कर सकती हूँ और NP से भी शो कर सकती हूँ, और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न को मैं N2 से भी शो कर सकती हूँ और NS से भी शो कर सकती हूँ। अब इन दोनों में मतलब टर्म्स मैं कौन सी यूज करूंगी, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ऐसी टर्म यूज करूंगी। नंबर ऑफ टर्न्स ऐसा बोलूंगी मैं, नंबर ऑफ टर्न्स में मैं प्राइमरी टर्न्स, सेकेंडरी टर्न्स ऐसा बोलूंगी। अगर प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा है तो ये एक टाइप का ट्रांसफार्मर है जो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरा ये हो सकता है कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स छोटे हो सकते हैं सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स से, तो ये ट्रांसफार्मर हो जाएगा जिसमें लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब यहाँ का वोल्टेज कम होगा, यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा होगा। इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, अब नेक्स्ट टर्म ये है कि जिस वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि N1 नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है N2 से, तो N1 मेरे लिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो जाएगी। N1 मेरे लिए या प्राइमरी वाइंडिंग मेरे लिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो जाएगी और सेकेंडरी वाइंडिंग मेरे लिए लो वोल्टेज वाइंडिंग हो जाएगी। वो लिखा है मैंने वहाँ पर। अब या फिर ये लो N1 नंबर ऑफ टर्न्स कम हुए N2 से, तो ये लो वोल्टेज वाइंडिंग हो जाएगी और ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो जाएगी। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज पूरे स्पेल आउट किया हुआ है यहाँ पर मैंने, पर एब्रीविएशन में मैं आगे HV और LV ऐसा यूज करूंगी। एक और कंपोनेंट होता है ट्रांसफार्मर में, ये तो इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड कंपोनेंट्स की बात हो गई, जो कि वाइंडिंग्स है, दो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है। पहला ये इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, दूसरा ये होगा। जिस तरफ सप्लाई देंगे उसको प्राइमरी बोलेंगे, प्राइमरी सर्किट या प्राइमरी वाइंडिंग को वो कहलाएगी जिस तरफ हम सप्लाई देंगे, और सेकेंडरी वाइंडिंग वो कहलाएगी जिस तरफ हम लोड लगाएंगे। अब हो सकता है कि कहीं मैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग को प्राइमरी बना दूं और उसी ट्रांसफार्मर को मैं कहीं और यूज करूं तो मैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग को सेकेंडरी भी बना सकती हूँ। वो डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन पर। तो सेम वाइंडिंग प्राइमरी जैसा भी काम कर सकती है और सेकेंडरी जैसा भी काम कर सकती है, पर ये बिल्कुल डिफरेंट रहता है कि जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग है। इसके अलावा एक और कंपोनेंट होता है, वो कहलाता है कोर। कोर जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। कोर मतलब वो कंपोनेंट जिस पर वाइंडिंग्स लपेटी रहती है, वाउंड की हुई रहती है वाइंडिंग्स। इस कंपोनेंट को हम कहते हैं कोर, और ये मैग्नेटिक मटेरियल का बना रहता है जिसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई रहती है। परमिएबिलिटी का मतलब यह है कि अपने में से मैक्सिमम फ्लक्स को पास होने देता है और कम से कम फ्लक्स को रिजेक्ट करता है, मैक्सिमम फ्लक्स को एक्सेप्ट करता है। मतलब ये परमिशन देता है अपने अंदर से ज़्यादा फ्लक्स लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को पास होने देने की। मैं आ जाती हूँ मेनली ट्रांसफार्मर एक्शन पर, जो कि मेरा मोटो है आज के वीडियो का, क्योंकि यही ट्रांसफार्मर एक्शन आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स के भी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ट्रांसफार्मर एक्शन क्या है? ट्रांसफार्मर एक्शन मतलब प्राइमरी टू सेकेंडरी, मतलब सप्लाई से लोड की तरफ पावर का ट्रांसमिशन।
इलेक्ट्रिकल सर्किट में सप्लाई देते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, और वो मैग्नेटिक एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। और इस तरीके से दो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों वाइंडिंग्स या ये दोनों सर्किट लोड साइड और सप्लाई साइड बिल्कुल भी एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है। इन दोनों को आइसोलेट करने का काम किसने किया? मैग्नेटिक सर्किट ने, मैग्नेटिक कोर ने, इस मैग्नेटिक मटेरियल ने जिस पर ये वाइंडिंग्स लपेटी हुई है। इस सर्किट से इस सर्किट या इस सर्किट से इस सर्किट पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, ऑटोमेटिकली डेवलप हो रहा है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ सप्लाई साइड से लोड साइड करंट फ्लो होके नहीं जा रहा है, इंड्यूस होता है सेकेंडरी साइड में। यही सब मुझे ट्रांसफॉर्मर एक्शन में आप लोगों को बताना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये काम करता है ट्रांसफॉर्मर एसी पर, मतलब मैं एक एसी सप्लाई दूंगी और सप्लाई नेचुरली मैं वोल्टेज सोर्स की मदद से ही दूंगी, तो ये मेरा एसी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। तो मैं एक एसी वोल्टेज सोर्स, एसी का सिंबल मैं बना दे रही हूँ। एसी हमेशा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म से ही शो होता है, तो मैंने एसी के लिए साइनोसॉइडल सिंबल वहाँ बना दिया। तो V1 मेरा एसी है। V1 जब एसी होगा और ये सर्किट कंप्लीट है, यहाँ पर कोई भी सर्किट में ब्रेक नहीं है, तो ये सर्किट कंप्लीट है, तो यहाँ पर एक I1 करंट बहना शुरू हो जाएगा। और ये नेचुरली I1 भी कैसा होगा? AC। I1 भी कैसा होगा? AC होगा। तो जब ये I1 इस सर्किट से बहना शुरू हो जाएगा, AC का मतलब एक बार मैं यहाँ बता दूँ आपको, जैसे बार बार मैं AC वोल्टेज, AC करंट की बात कर रही हूँ, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो वाइंडिंग है प्राइमरी वाली, यहाँ कोर तो है ही, इस पर कोर पर ये वाइंडिंग लपेटी हुई है, तो इस एसी सप्लाई की वजह से पहले ये वाला टर्मिनल माना कि प्लस में है, तो करंट ऐसा बहेगा, और एक एसी साइनोसॉइडल साइकिल ऐसा होता है जिसमें अगर मैं V1 का साइनोसॉइडल ऐसा वेवफॉर्म दिखाऊं, तो V1 का पॉजिटिव हाफ साइकिल ये है, निगेटिव हाफ साइकिल ये। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, मतलब मैं V1 सप्लाई दे रही हूँ, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा तो ये टर्मिनल माना कि पॉजिटिव होगा, तो करंट की डायरेक्शन ये वाली रहेगी, करंट ऐसा बहेगा। फिर फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद फिर पोलैरिटी वोल्टेज की चेंज हो जाएगी, मतलब ये वाला वोल्टेज का प्लस पोलैरिटी ना रह के ये वाली वोल्टेज की प्लस पोलैरिटी हो जाएगी, और करंट I1 यहाँ से बहने लगेगा, ऐसे नहीं, ऐसे करंट बहने लगेगा। मतलब बार बार इस सर्किट में जब ये प्लस पोलैरिटी पे है तो करंट ऐसे बहेगा, फिर थोड़ा हाफ साइकिल के बाद ये प्लस पोलैरिटी में रहेगा, तो तुरंत करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये एसी का मतलब है। आप लोग फर्स्ट यूनिट में ऑल ओवर इंडिया, मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकेंड यूनिट डीसी और एसी की ही होती है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पर एसी का मतलब जो भी आप लोगों को पढ़ चुके हैं, यहाँ एसी सप्लाई कैसे काम कर रहा है या क्या उसका मतलब है वो बता रही हूँ कि V1 की पॉजिटिव पोलैरिटी इधर रहेगी इस हाफ साइकिल के लिए, तो करंट यहाँ से निकलेगा बाहर सोर्स से और ऐसे फ्लो होगा। फिर इस निगेटिव हाफ साइकिल में ये पोलैरिटी प्लस होगी V1 की, तो करंट यहाँ से निकलेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहेगा। मतलब बार बार यहाँ पर करंट ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे बहता रहेगा। मैं ट्रांसफार्मर एक्शन के लिए मान के चल रही हूँ कि करंट यहाँ से निकल रहा है अभी, और एसी इफेक्ट को मैं कंसिडर कर रही हूँ। मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि ये प्लस पोलैरिटी से करंट निकल रहा है, और पूरे फिनोमिना एक के बाद एक मैं समझा दूंगी, और जहाँ ऑल्ट्रेशन के कारण एसी इफेक्ट कैसे आ रहा है वो भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी। अब नेक्स्ट मुझे ये बताना है कि जैसे ही V1 की वजह से I1 करंट बहने लगेगा इस सर्किट से, तो ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी एक कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये कंडक्टर हमने ले लिया, इसमें से अगर I करंट बह रहा है
तो इस आई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसके चारों तरफ। अब वो मैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकती हूँ, तो वो मैं बायट-सैविट लॉ से निकाल सकती हूँ। और डायरेक्शन कैसे निकाल सकती हूँ, तो मैं राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकती हूँ। अब ये कंडक्टर जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है उस तरफ मैं अपना थंब रखूंगी और फिंगर्स को मैं इसके ऊपर रैप करूंगी, मतलब कंडक्टर को होल्ड करूंगी। जैसे कि माना ये मेरे पास कंडक्टर है, करंट कैरी हो रहा है टूवर्ड्स माय लेफ्ट, तो थंब होगा करंट की डायरेक्शन में और मैंने अपने फिंगर से इसको होल्ड किया, तो फ्लक्स की डायरेक्शन कौन सी आ रही है, तुम लोगों की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ आ रही है ना। तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ऐसे आ रही है, ठीक। पर ये तो केस हुआ स्ट्रेट कंडक्टर का, यहाँ पर हमारे पास तो कंडक्टर स्पाइरल है। अब क्या करें, हम कंडक्टर को होल्ड करके कैसे देखें, तो स्पाइरल कंडक्टर की केस में जो थंब है वो फ्लक्स को दिखाएगा और फिंगर्स जो है वो करंट को दिखाती है। और फिंगर भी किस तरफ करंट को दिखाती है, टुवर्ड्स द नेल्स, नाखूनों की तरफ करंट की डायरेक्शन हम लेंगे। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करके बताती हूँ। अपनी फिंगर से को मैं वायर जो है, कंडक्टर जो है उसके अलोंग रखूंगी। करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो मैं अपनी फिंगर्स को भी ऐसे ही रख रही हूँ, ये रखा। और मैंने इस लिम को, ये अगर लिम है मैग्नेटिक कोर की, तो मैंने थंब ऐसे वायर ऊपर से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ से ऊपर, और करंट भी ऐसे ही कैरी हो रहा है, तो वायर मेरा ऐसे ऊपर से जा रहा है। थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। मेरी फिंगर्स इस लिम के ऊपर से जा रही है, किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और मैं इसको लिम को, कोर की लिम को होल्ड कर ले रही हूँ, तो थंब किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब ये जो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस करंट कैरिंग स्पाइरल कंडक्टर की वजह से, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड होगी, ऐसी होगी। और चूंकि फ्लक्स हमेशा क्लोज लूप में होता है, तो फ्लक्स अपना क्लोज लूप इस मैग्नेटिक मटेरियल से कंप्लीट करेगा। मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए फ्लक्स इस मैग्नेटिक मटेरियल के बाहर जा नहीं पाएगा, या मिनिमम आइडियल केस होता, मतलब इसकी परमिएबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल की इनफाइनाइट होती तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता मैग्नेटिक फ्लक्स। पर चूंकि मैं इनफाइनाइट आइडियल कंडीशन मैग्नेटिक मटेरियल की नहीं मानकर चल रही हूँ, तो थोड़ा सा फ्लक्स बाहर एयर से भी अपना लूप कंप्लीट कर सकता है। तो वो फ्लक्स कुछ फ्लक्स अपना लूप एयर से कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसे ही करंट इन नंबर ऑफ टर्न से फ्लो होगा, तो मेरे पास I1 इंटू N1 ये क्वांटिटी आ गई है, और इस क्वांटिटी को MMF बोला जाता है। अभी एक ही घुमाव नहीं है, एक ही टर्न नहीं है, कितने टर्न से, N1। I1 करंट यहां से भी बह रहा है, 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 यहां से भी बह रहा है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट मैं लगाती हूं कि एक कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होता है तो उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसके चारों तरफ, तो मेरे पास यहाँ पर कितने कंडक्टर से, N1 कंडक्टर से, और सब में से कितना करंट कैरी हो रहा है, I1। तो यहाँ जो I1 का मैग्नीफाई हो गया है, I1 कितनी क्वांटिटी से, N1 से। मतलब अगर स्पाइरल नहीं होता, स्ट्रेट होता, तो कितने I1 होते, 1। अब जब यहां पर कंडक्टर खुद स्पाइरल है, तो करंट उन टर्न्स में से जब फ्लो हो रहा है, तो हर टर्न को मैं एक कंडक्टर मानूंगी, है ही, उनके चारों तरफ भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो I1 को N1 ने मैग्नीफाई कर दिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से यहाँ पे फ्लक्स का जो है वो डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है।
तो इस एमएमएफ की वजह से मुझे क्या फ्लक्स मिल रहा है प्राइमरी साइड में 511, जिसको मैंने ब्लैक डैश्ड लाइन से दिखाया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, V1 की वजह से I1 करंट बहा। अब ये I1 करंट जैसे ही N1 नंबर ऑफ टर्न से फ्लो होने लगे तो I1 मैग्नीफाई हो गया, स्केल अप हो गया I1 इंटू N1 से। इसे हम कहते हैं एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक सर्किट्स में। क्योंकि अगर स्ट्रेट कंडक्टर से एक अकेला I1 बहता तो उतना फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता जितना N1 नंबर ऑफ टर्न से, पास पास रखे हुए टर्न से I1 करंट फ्लो हुआ तो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया I1 इंटू N1, इतना कारण बनेगा फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये फ्लक्स को प्रोड्यूस करने का ड्राइवर है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स ये फ्लक्स को प्रोड्यूस करने वाला ड्राइवर है, ये ड्राइविंग फोर्स है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने वाला। और उसकी वजह से कितना फ्लक्स प्राइमरी में प्रोड्यूस हो रहा है 511। अब मैं 11 सफिक्स क्यों दे रही हूँ वो भी मैं अभी समझा दूंगी, पर फिलहाल अभी आप ये समझिए कि V1 ने I1 फ्लो करवा दिया, I1 N1 नंबर ऑफ टर्न से फ्लो हुआ तो मैग्नीट्यूड I1 का स्केल अप हो गया N1 से, और इतने सारे I1 ने मिलके, N1 टाइम्स ऑफ I1 ने मिलके ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस कर दिया, और उस फ्लक्स को मैं नाम 511 दे रही हूँ। 511 जो है वो I1 करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ पूरा का पूरा फ्लक्स है जो प्राइमरी को फर्स्ट वाइंडिंग को ही कनेक्ट हो रहा है। वो शायद अभी तब समझ में आएगा जब मैं सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होने वाले फ्लक्स की बात करूं। अब जैसे ही ये बता सकती हूं मैं 511 का कुछ पार्ट सेकेंडरी से लिंक होने जा रहा है, मतलब 521 ये सोर्स है और ये इफेक्ट है। पहला सफिक्स जो होता है वो इफेक्ट है, सेकेंड सफिक्स जो है वो सोर्स है। तो 1 ने प्रोड्यूस किया, फर्स्ट फाइंडिंग ने प्रोड्यूस किया फ्लक्स, सेकेंड से लिंक हो रहा है और उसकी क्वांटिटी कितनी बता रही हूं मैं 521। इसी तरीके से एक पोर्शन फाइ का, एक पार्ट फाइ का वो भी है जो 1 ने प्रोड्यूस किया और लीक हो जा रहा है। लीक मतलब एयर से पास हो जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 511 वो फ्लक्स है जो पूरा का पूरा फर्स्ट वाइंडिंग से लिंक हो रहा है, चाहे वो एयर से अपना रास्ता कंप्लीट कर रहा हो या फिर वो मैग्नेटिक मटेरियल से अपना रास्ता कंप्लीट कर रहा हो, पर पूरा फ्लक्स प्राइमरी खुद ने प्रोड्यूस किया और खुद से पूरा फ्लक्स लिंक हो रहा है, और ऑब्वियस है ये होगा। तो मैं पूरे 511 को कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूं, ऐसे कि उसका कुछ पोर्शन सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हो रहा है और कुछ पोर्शन अपना एयर से पाथ कंप्लीट कर ले रहा है। अब जो सेकेंडरी से लिंक हो रहा है उसको नाम दे रही हूं मैं 521, और जो एयर से लीक हो रहा है, मतलब एयर से अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है, मतलब लीक हो रहा है, ये लीकेज ऑफ फ्लक्स है। क्यों लीकेज ऑफ फ्लक्स है? क्योंकि ये इतना फ्लक्स 5L1 के बराबर फ्लक्स सेकेंडरी पर जा ही नहीं पा रहा है, तो किसी भी टाइप से ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में मदद कर ही नहीं रहा है। मतलब ये हम लूज कर दे रहे हैं इतने फ्लक्स को जो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाएगा सेकेंडरी साइड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मुझे मतलब समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को कि ये जो सेगमेंट है या ये जो पार्ट है फ्लक्स का जो एयर से अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है वो सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंच ही नहीं रहा है, वो सेकेंडरी से लिंक ही नहीं कर रहा है और एयर से पास होके लीक हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये पर्टिकुलर फ्लक्स पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा या कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा यहाँ से एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने में सेकेंडरी तक। तो ये मैं 5L1 बोल देती हूँ, ये भी 5L1 ही है। मतलब पाथ वो कैसे भी कंप्लीट कर, एक वाइंडिंग अगर ऐसी है और उसमें से करंट बह रहा है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो ऐसे अपने पाथ कंप्लीट करेंगे। पूरा 3 डायमेंशनली आप लोग उसको विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ 2D में बोर्ड के प्लेन पर दिखा रही हूँ कि 2 फ्लक्स लूप्स, एक इधर से दिखा दे रही हूँ, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव मैनर में दिखा दे रही हूँ। एक ये वाला जो 521 है ये लिंकेज है
और phi L1 जो है वो लीकेज है। लिंकेज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में काम करता है, लीकेज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में काम नहीं करता है। तो लीकेज और लिंकेज फिनोमेना को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब फिर से वही कि I1 ने कितना एमएमएफ प्रोड्यूस किया, I1N1 ने कितना टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस किया, phi11 के दो हिस्से हैं, एक सेकेंडरी से लिंक होने जा रहा है phi21 और एक एयर से अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है जो कि लीक हो जा रहा है, हम उतने पोर्शन को लूज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब वही मेरी कहानी AC वाली चल रही थी कि ये AC है V1, I1 AC है, तो नेचुरली I1 की वजह से MMF भी AC होगा, MMF AC हुआ तो phi11 भी AC होगा, phi11 AC है तो phi21 भी AC होगा और phi L1 भी AC होगा। मतलब फ्लक्स के AC होने का क्या मतलब है, एक बार phi21 की डायरेक्शन ये वाली आएगी, एक बार phi21 ऐसे फ्लो होगा और एक बार phi21 अपोजिट डायरेक्शन में सेट होगा। मैंने बहुत ही गलत वर्ड यूज किया, phi1 या फ्लक्स का फ्लो होना। फ्लक्स कभी भी फ्लो नहीं होता है, फ्लक्स सेट होता है। तो I1 करंट जब ऐसे फ्लो होगा तो phi21 फ्लक्स या phi11 फ्लक्स ऐसे सेट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, और जब I1 की डायरेक्शन V1 के नीचे वाले प्लस पोलैरिटी की वजह से I1 की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो phi11 फ्लक्स जो सेट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में सेट होगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, AC इफेक्ट क्या है, अभी ऐसे, थोड़ी देर बाद ऐसे, ये फ्लक्स जो है अपनी डायरेक्शन सेट होने की चेंज करते रहेंगे। इसकी वजह से ही मैग्नेटिक मटेरियल में एक लॉस होता है जो कि कहलाता है हिस्टेरेसिस लॉस, और वो हिस्टेरेसिस लॉस अभी ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं एक वीडियो हिस्टेरेसिस लॉस का भी पूरा अपलोड कर दूंगी, पूरा हिस्टेरेसिस फिनोमिना आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी क्या होता है। चलिए वापस अपन ट्रांसफॉर्मर एक्शन पर आ जाते हैं कि सारे फ्लक्स कैसे होंगे, ही AC ही होंगे। AC होने की वजह से क्या मैं AC फ्लक्स को ऐसा कुछ लिख सकती हूँ, d phi11 by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही मिल रहा है ना हमें, फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है, phi11 भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, phi21 भी कर रहा है, phi L1 भी कर रहा है, मतलब ये सारे AC फ्लक्सेस को मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के फॉर्म में भी समझ सकती हूँ। तो phi11 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, d phi11 by dt, और ये कितने नंबर ऑफ टर्न से कनेक्ट हो रहा है, N1, तो माइनस N d phi by dt जो होता है वो एक EMF इंड्यूस, मैं थोड़ा छोटा लिख देती हूँ इसे, d phi11 by dt इंटू N1 माइनस साइन के साथ जब मैं लिखूंगी तो ये मेरे लिए फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग EMF इंड्यूस हो जाएगा, जिसका नाम मैं क्या दूंगी, E11। ये फिर से मैं बता दूं, I1 करंट ने प्राइमरी वाइंडिंग में टोटल फ्लक्स कितना लिंक करवाया, phi11, चाहे उसमें से कुछ एयर से लूज हो जाए, चाहे उसमें से मैक्सिमम सेकेंडरी से लिंक हो जाए, पर पूरा का पूरा फ्लक्स खुद प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक हो ही रहा है, वो फ्लक्स AC टाइप का है, तो मुझे वहां पर प्राइमरी वाइंडिंग में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिल रहा है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स में मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिल रहा है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स में। और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जब जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है किसी भी सर्किट में, तो वहां पर एक EMF इंड्यूस हो जाता है। जिस कंडक्टर में फ्लक्स वेरिएशन हो रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसी कंडक्टर में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस EMF इंड्यूस हो जाता है, और उस EMF का मैग्नीट्यूड कितना होता है,
एन डी फाइव बाई डी टी। तो चूंकि यहाँ पे एन मेरा N1 है क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग से से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो माइनस N1 D511 बाई डी टी। और ये माइनस जो है ये अपोजिशन में आता है, सप्लाई के से माइनस साइन लगाया जाता है, ये अपोजिशन में होता है। इस पर भी डिटेल में मैं किसी ना किसी वीडियो पर बात करूंगी ही, पर अभी फिलहाल आप ये समझिए कि फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है, और ये ईएमएफ हमेशा सप्लाई के अपोजिट होता है। तो E11 इज इक्वल टू माइनस N1 D511 बाई डी टी, ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया प्राइमरी वाइंडिंग में, और इसे मैं कहूंगी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ? खुद में से ही बहने वाले करंट की वजह से खुद में ही एक फ्लक्स प्रोड्यूस किया और उसकी वजह से खुद में ही एक ईएमएफ इंड्यूस कर लिया, इसलिए इसका नाम है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब मैं आ जाती हूं सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होने वाले फ्लक्स पे, वो ये है। तो मैं इसको लिख सकती हूं, छोटा ही लिखूं, d521 बाई डी टी। कितने नंबर ऑफ टर्न से ये लिंक हो रहा है? N2 नंबर ऑफ टर्न से। तो अब मेरे लिए एक ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग में E21 इंड्यूस हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा माइनस N2 D521 बाई डी टी। ये ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब इसका नाम जो है मैं E21 इसलिए दे रही हूँ कि ये ईएमएफ जो है मुझे यहाँ पर सारे स्मॉल लेटर्स है तो इन्हें स्मॉल लेटर्स में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सारे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ से, मैं यहाँ पे फेज़र की नहीं बात कर रही हूँ, तो मुझे ये सारे स्मॉल लेटर्स लेने चाहिए। तो ये जो E21 है ये फर्स्ट वाइंडिंग में प्रोड्यूस हुए फ्लक्स का लिंकेज जब सेकेंडरी वाइंडिंग से हुआ तब ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और इसे हम कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसे कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ हम इसे कहते हैं। तो चलिए, बात मैंने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ तक की कर ली, मतलब ट्रांसफार्मर एक्शन की कहानी को मैंने फैराडेज लॉ के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ तक पहुंचा दिया है। इतना मैं पार्ट 1 में कंप्लीट कर रही हूँ, और ट्रांसफार्मर एक्शन का पार्ट 2 में जो है बचा हुआ पोर्शन ट्रांसफार्मर एक्शन का, वो पार्ट 2 में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, इसलिए एक वीडियो मैं 1 घंटे का बनाने से बेटर समझती हूँ कि मैं इसको आधे आधे घंटे के 2 वीडियोस बना दूँ। आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट्स पुट अप करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप मुझे अपनी क्वेरीज भी पुटअप कर सकते हैं। मैं सभी की क्वेरीज सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। थैंक यू।